मैं आज़ाद हूँ, चिंगारी आज़ादी की सुलगी मेरे जश्नों में, इंकलाब की ज्वालाएं लिपटी मेरे बदन में। मौत जहाँ जन्नत हो यह बात मेरे वतन में है, कुर्बानी का जज्बा जिंदा मेरे कफन में है। ये बात कहने वाले चंद्रशेखर आज़ाद की कुर्बानी और उनके कार्यों के बारे में आज हम इस महत्वपूर्ण लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे कि किस तरीके से उन्होंने आज हमारी आज़ादी के लिए, जिस आज़ादी को हम प्राप्त करके वर्तमान में जिसका हम उपयोग कर रहे हैं, उसके लिए जिन्होंने अपनी कुर्बानी दे दी, अपना जीवन न्योछावर कर दिया और अपने आज़ाद कहने वाले कथन को सिरतार्थ किया कि मैं आज़ाद हूँ। इन्होंने कहा था कि मैं अपने ज़िंदा रहते हुए कभी भी अंग्रेज़ों के हाथ नहीं आऊँगा, और इस वचन को इन्होंने आजीवन पालन किया। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक कुमार और आपका मेरे चैनल स्टडी 58 में स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ में वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। अब हम देखते हैं इसके बारे में विस्तार से। इससे पहले कि अगर आपने पार्ट नहीं देखे, सारे पार्ट अपलोड हैं, जिन्हें प्लेलिस्ट के अंदर जा कर के देख लें, और प्लेलिस्ट का जो लिंक है ऊपर आई बटन के अंदर प्राप्त हो जाएगा। चंद्रशेखर आज़ाद, तो इनका जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भाभरा गांव के अंदर हुआ था। आधुनिक मध्य प्रदेश है, उसके अंदर जो भाभरा गांव है वहाँ पर इनका जन्म 23 जुलाई 1906 को हुआ था। किसके घर पर हुआ था? सीताराम तिवारी और जगरानी देवी, इनके घर पर हुआ था। वे अपने घर को छोड़ करके कहाँ गए? काशी उत्तर प्रदेश में आ गए और वहाँ संस्कृत विद्यालय के अंदर ये क्या करवाने लगे? अध्यापन कार्य करवाने लगे। और यहीं से इनके जीवन का क्या होता है? टर्निंग पॉइंट आता है। उन्होंने बनारस में रहते हुए असहयोग आंदोलन में भाग लिया। तो आपको कमेंट करके बताना कि असहयोग आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। तो इस असहयोग, देखो मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि इस समय की कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हो गई थी जब जो क्रांतिकारी घटनाएं हैं उस घटनाओं के अंदर कमी आई और क्रांतिकारियों के अंदर जो मनोबल भी टूटने लगा, और कुछ गांधी जी उन बहुत जन जो नेता थे राष्ट्रीय, उनकी जो अपील के कारण भी क्रांतिकारी जो असहयोग आंदोलन की ओर आकर्षित हुए थे। तो इस दरमियान काफ़ी कुछ समय के लिए जो क्रांतिकारी घटनाएं वो क्या हो गई थी? शिथिल पड़ गई थी। लेकिन यहाँ पर भी गांधी जी ने जैसे ही असहयोग आंदोलन को स्थगित किया तो इनके हाथ भी क्या लगी? निराशा ही लगी थी। तो इस असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण चंद्रशेखर आज़ाद को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि इनका नाम आज़ाद बाद में नाम पड़ेगा, पहले इनका नाम चंद्रशेखर तिवारी था। पकड़े जाने पर जब मजिस्ट्रेट ने उनसे जानकारी मांगी तब उन्होंने अपना नाम क्या बताया? आज़ाद। पिता का नाम स्वतंत्रता और निवास स्थान कारागार। तो आप समझ सकते हो इस समय इनकी आयु लगभग 14 वर्ष की थी। तो 14 वर्ष का एक जो बच्चा था, और उस बच्चे को जब गिरफ्तार किया गया तो उनका जज्बा देखने लायक था, उनकी राष्ट्रभक्ति, इन सभी बातों को लेकर के आप सबको अंदर भी जो इनके प्रति सद्भाव की प्रेरणा आ जानी चाहिए, इनके अंदर निष्ठा की भावना आ जानी। किस तरीके से ऐसे निष्ठावान जाबांज हमारे देश के लोगों ने हमारी आज़ादी के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया था। तो मजिस्ट्रेट ने इस छोटा बालक समझ करके इस बालक को 14 बेत की सज़ा सुनाई, लेकिन हर बेत पढ़ते समय इन्होंने सिर्फ वंदे मातरम के नारे ही लगाए थे। तो इस तरीके की जब वीरता का बखान वहाँ के लोगों ने सुना था तो इस बात को लेकर के हर कोई आश्चर्यचकित हो गया था और जगह जगह इनकी ही चर्चाएं की जाने लगी थी। तो इस बात को लेकर के वीरता के लिए बनारस के अंदर इनका क्या किया? अभिनंदन किया। जब इनको जेल से छोड़ा गया तो बाहर लोग फूल मालाएं लेकर खड़े थे और बड़े ही जोश के साथ लोगों ने इसका क्या किया था? स्वागत किया था। इन्होंने काकोरी ट्रेन लूट और सैंडर्स हत्याकांड में भी आज़ाद ने महत्वपूर्ण भूमिका ली। इसके अलावा भी और सारे केस थे, जैसे लाहौर षड्यंत्र केस था, और भी बहुत सारी जो क्रांतिकारी और जो आतंकवादी घटनाएं थी उस घटनाओं के अंदर इनकी प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी थी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि गांधी जी के असहयोग आंदोलन में शामिल थे और बाद में
क्या हुआ था, जैसे ही गांधी जी ने चौरी चौरा की घटना के बाद आंदोलन वापस ले लिया था, तो इसी कारण चंद्रशेखर का क्या हो गया था, कांग्रेस से मोह भंग हो गया और इन्होंने हिंदुस्तान प्रजातांत्रिक संघ यानी जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट जो अपने रिपब्लिक सोशलिस्ट बाद में होगी हिंदुस्तान रिपब्लिक पार्टी, उस पार्टी में भी ये क्या हो गए थे, शामिल हो गए थे। और इसी दरमियान इन्होंने विभिन्न क्रांतिकारी घटनाओं के अंदर भाग दिया, जिसमें एक था काकोरी ट्रेन लूट। कमेंट करके इसकी डेट बतानी है आपको कि काकोरी ट्रेन लूट की ये घटना कब घटित हुई थी। तो इनके नेतृत्व में दिसंबर 1930 में हिंदुस्तान जो सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी है ने दिल्ली के निकट वायसराय लॉर्ड इरविन की जो रेलगाड़ी उसको भी क्या किया था, बम से उड़ाने का प्रयास किया था। अब देखो, जब यहाँ की बात है 23 दिसंबर 1930 की ये घटना है, जब वायसराय लॉर्ड इरविन जो ट्रेन से जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे, दिल्ली के निकट, जो यहाँ दिल्ली के निकट जो निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन उसके पास दिल्ली मथुरा लाइन है, उस लाइन के नीचे चंद्रशेखर आज़ाद और इन क्रांतिकारियों ने क्या कर दिया, उस रेल लाइन के नीचे बम विस्फोट किया था। हालांकि इस बम विस्फोट में वायसराय बच गया था। तो इस तरीके से इन्होंने क्या किया था, बहुत सारी क्रांतिकारी घटनाएं की थी। और इन क्रांतिकारी घटनाओं के बाद में अब क्या हुआ था, अब इनके जीवन की अंतिम छाया। तो देखो होता क्या है कि जो कानपुर के जो प्रताप समाचार पत्र के जो संपादक थे या इसके संस्थापक थे गणेश शंकर विद्यार्थी, उन्होंने इनको एक सजेशन दिया था और उनके सजेशन के कारण ना ये जवाहरलाल नेहरू से मिलने के लिए कहाँ चले गए, इलाहाबाद चले गए। और इलाहाबाद में कहा जाता है, इसमें बारे में काफ़ी विरोधी बातें मिलती हैं। कहा जाता है, कई तो कहते हैं जवाहरलाल नेहरू ने मिलने से मना कर दिया और कई कहते हैं वो मिले पर दोनों के बीच में तकरार हो गई थी। इस तकरार से क्या हो गया था, ये चंद्रशेखर आज़ाद रुष्ट होकर के वहाँ इलाहाबाद के जो अल्फ्रेड पार्क है उस पार्क में आ गए थे और वहाँ अपने सहयोगियों से, जिसमें मुख्य रूप से सुखदेव राज भी था, उनसे बातचीत कर रहा था। और बातचीत करने समय एक भेदिये ने इनको पहचान लिया और इसकी सूचना किसको दे दी, अंग्रेज़ों को दे दी, जिसमें अंग्रेज़ों ने आकर के इन्हें घेर लिया था। और कई तो कहा यह भी जाता है, कई तो बातें इसमें नेहरू जी के ऊपर भी आरोप लगाते हैं कि नेहरू जी ने इनकी जो लोकेशन है उसकी जानकारी अंग्रेज़ों को दी थी। अब ये भेदिया कौन था इसके बारे में भी स्पष्ट नहीं हुआ है। और कई ये भी इसमें जानकारी बताते हैं कि इनका ही एक साथी था, उस साथी के साथ भी अल्फ्रेड पार्क के अंदर चंद्रशेखर आज़ाद इनकी बहस हो गई थी। इस बहस के कारण जो चंद्रशेखर आज़ाद से उसकी बहस हुई थी, इस बहस को उसके इनके साथी ने क्या कर दिया, बदला लेने के लिए अंग्रेज़ों को सूचना दे दी। इस कारण अंग्रेज़ जो सेना थी उसने आकर के इनको क्या कर लिया था, इस अल्फ्रेड पार्क के अंदर घेर लिया था। तो पुलिस अधीक्षक नाट बाबर, इसका पूरा नाम था HP नाट बाबर, तो इसने क्या कर दिया था, इनको घेर लिया और यहाँ पर दोनों के बीच में संघर्ष चला। इसी संघर्ष के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये हुई कि चंद्रशेखर आज़ाद ने जो अपने साथी थे सुखदेव को, उनको भागने के लिए कह दिया। इसके लिए उन्होंने काउंटर फायर अंग्रेज़ों के ऊपर किया। अंग्रेज़ों के साथ में सेना में और भी भारतीय थे, लेकिन इनके पास गोलियां कम थी। ये सिर्फ क्या करते थे, अंग्रेज़ों को निशाना बना रहे थे, बाकी उनके सहयोगियों जो भारतीय थे सहयोगी उनको निशाना नहीं बना रहे थे। और आखिर में जब उनके पास क्या हुआ था, एक ही गोली बची, यानी उन्होंने बड़ी वीरता से पुलिस का सामना किया। उन्होंने अपने पास आखिरी गोली बची देखकर अपनी कनपटी पर गोली चलाकर मृत्यु का वर्ण किया और अंग्रेज़ सरकार आज़ाद को जीवित रहते हुए नहीं पकड़ सकी, जैसा कि उन्होंने घोषित किया कि वो जिंदे रहते अंग्रेज़ों के हाथ नहीं आएंगे। इस बात को उन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय तक चरितार्थ किया था। इसके बारे में ये अपने साथियों के बीच में और भी नाम से काफ़ी प्रसिद्ध थे, जैसे राम प्रसाद जो बिस्मिल है वो इनको क्विक सिल्वर यानी पारा के नाम से पुकारते थे भी बहुत ही महत्वपूर्ण। ये इनके चित्र आप देख सकते हो। ये इनके एक साथी थे राम नारायण, उन्होंने इसका एकमात्र ये चित्र बनाया था। इन्होंने अपने साथियों को बाकी सारे चित्र भी जो क्या नष्ट करवा दिए थे, लेकिन अपने एक सहयोगी को इस चित्र को भी नष्ट करवाने के लिए भेजा था। हालांकि ये नष्ट नहीं हो पाया और अंग्रेज़ों के हाथ लगे, क्योंकि अंग्रेज़ चंद्रशेखर आज़ाद को पहचानते नहीं थे और इस चित्र हाथ लगने के बाद उन्होंने इसे क्या कर लिया, पहचान लिया और उनके साथ में उनकी मुठभेड़ हो गई थी। ये है चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह। इसके बाद जो हम नेक्स्ट बात करेंगे वो हमारी बात है भगत सिंह के बारे में। जैसे चंद्रशेखर आज़ाद महान क्रांतिकारी थे, तो वैसे ही भगत सिंह भी इनसे कमतर कहीं नहीं थे और इनके साथी भी थे, है ना। तो सबसे पहले इनकी जो बैकग्राउंड है उस बैकग्राउंड यानी इनकी जन्म के बारे में हम देख लेते हैं। तो भगत सिंह का जो जन्म है वो 23 सितंबर 1907 को पंजाब के लायलपुर ज़िले के
बंगा नामक स्थान पर हुआ था। तो कभी कभी इसको बंगा लायलपुर के नाम से भी जाना जाता है। इनके पिता का नाम किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती देवी था। राष्ट्रभक्ति की भावना इन्हें विरासत के अंदर मिली थी। विरासत में कैसे मिली थी? क्योंकि इसके चाचा अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह भी क्रांतिकारी थे और देश के लिए जेल जा चुके थे। अजीत सिंह लाला लाजपत राय के साथ मांडले जेल में भी रहते और जिस दिन अजीत सिंह जेल से छूट कर आए उसी दिन भगत सिंह का जन्म हुआ। इसी कारण उनका जो नाम है भाग्य वाला यानी भगत सिंह रखा गया। तो बहुत ही महत्वपूर्ण था और यहीं से वो भगत सिंह नाम से आगे जाने गए। उन्होंने लाहौर के डीएवी कॉलेज के अंदर स्थान, जो हमने पहले पढ़ा था, इसी के आगे जब आर्य समाज ने जो दयानंद एंग्लो वैदिक जो कॉलेज और स्कूलेज की स्थापना की थी तो इन्हीं में इन्होंने अध्ययन किया था। तो यहाँ जब वो अध्ययन कर रहे थे डीएवी कॉलेज के अंदर, तो यहाँ पर जो स्नातक की जो शिक्षा ये प्राप्त करे थे, इसी दौरान इन्हें दो अध्यापक थे, भाई परमानंद और एक थे जयचंद विद्यालंकर। इन्हीं के प्रभाव से आए और इन्हीं से प्रभावित होकर के इन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों की ओर आई और इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी, मैं नास्तिक क्यों हूँ। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, मैं नास्तिक। इसके बाद भगत सिंह मार्क्सवाद से भी प्रेरित हुए और इनका झुकाव इसके बाद कहाँ हो गया? मार्क्सवाद की तरफ हो गया था। लाहौर में सचिंद्र सान्याल से मिलने के बाद ये क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय हो गए, यानी इनको क्रांतिकारी गतिविधियों में लाने का कार्य किया था सचिंद्र सान्याल। तो सचिंद्र सान्याल ने इसको क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रशिक्षण देने के लिए कानपुर किसके पास में? गणेश शंकर विद्यार्थी उनके पास भेजा। तो कानपुर में भगत सिंह ने गणेश शंकर विद्यार्थी के जो समाचार पत्र थे पर था, बहुत ही महत्वपूर्ण था, जिसने क्रांतिकारी गतिविधियों, अंग्रेजों के अत्याचारों, उनके शोषण को प्रकाशित किया। साथ साथ में जो कुछ किसान आंदोलन भी हो रहे थे उनमें भी इन्होंने उनको भी प्रकाशित करवाया था और बहुत ही महत्वपूर्ण। तो यहाँ पर रहते हुए इन्होंने भगत सिंह ने बलवंत नाम से क्रांतिकारी लेख लिखे थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, कंपटीशन एग्जाम में भी के लिए भी महत्वपूर्ण है कि इन्होंने भगत सिंह ने किस नाम से क्रांतिकारी लेख लिखे थे? बलवंत नाम से। 1926 ईस्वी में इन्होंने नौजवान सभा का गठन करके क्रांतिकारियों से संपर्क किया था। तो इस समय क्या था, उन्होंने इसकी गठन करके और इसके माध्यम से इन्होंने क्या किया था, जो स्वतंत्रता के लिए बलिदान देने वाले शहीद हैं उनके लिए बलिदान दिवस मनाना किया। और विशेषकर इनका जो नौजवान सभाएं, इनका गठन करने का इनका उद्देश्य था कि समस्त भारत के जो मजदूर हैं, किसान हैं, उनको एक पूर्ण स्वतंत्र गणराज्य उनका स्थापित करना और अखंड भारत के राष्ट्र के निर्माण में नौजवानों में जो देशभक्ति है उसकी भावनाओं को क्या करना? उत्पन्न करना। और साथ साथ में क्या करना था, जो आंदोलन होने वाले थे उन सभी आंदोलनों के अंदर क्या करना? सहायता करना जो सांप्रदायिकता के विरोधियों और साथ में किसानों और मजदूरों को ये क्या करना चाहते थे? संगठित करना चाहते थे। तो इस तरीके की बात को लेकर के इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य इस क्षेत्र के अंदर किया था। भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। तो देखो, इंकलाब जिंदाबाद एक पुस्तक लिखी थी, इंकलाब जिंदाबाद की रचना तो मोहम्मद इकबाल ने की थी, लेकिन पहली बार इंकलाब जिंदाबाद को एक नारे के रूप में प्रयोग करके चर्चित बनाने वाले थे भगत सिंह। इस बात को आप नोट करें कि कंपटीशन एग्जाम में भी आ चुका है कि इंकलाब जिंदाबाद को पहली बार एक नारे के रूप में प्रयोग करके जो चर्चित किसने बनाया था? भगत सिंह ने। और यह नारा आगे चल कर के हमारी जो सशस्त्र क्रांति के इतिहास को भगत सिंह की एक बहुत ही महत्वपूर्ण देन है। भगत सिंह ने सांडर्स हत्याकांड, इस कमेंट बॉक्स के अंदर इसकी डेट आपको बतानी, ये कब हुआ था। वह केंद्रीय विधानसभा बम कांड में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। हालांकि वहां पर ये चाहते तो बटुकेश्वर दत्त के साथ से भाग सकते रहे, लेकिन ये वहाँ से भागे नहीं थे और वहीं इंकलाब जिंदाबाद के ये नारे लगाते हुए अपनी गिरफ्तारी वहाँ पर इन्होंने दी थी। तो इसके बाद में लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह को राजगुरु सुखदेव के साथ में एक डेट, इस डेट को महत्वपूर्ण याद रखना, 23 मार्च 1931 को क्या कर दिया गया? फांसी पर चढ़ा दिया गया था। अब हम पढ़ेंगे इनके जो कुछ और साथी थे, उन साथियों के बारे में देखेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम राजगुरु के बारे में। तो महाराष्ट्र के राजगुरु जब वीर सावरकर का भाषण सुनने के लिए काशी विश्वविद्यालय आएंगे तब उनकी भेंट भगत सिंह, यानी जो राजगुरु है, राजगुरु के जीवन में जो क्रांतिकारी क्षेत्र में आने का, आगे बढ़ने का जो मुख्य प्रयास था वो यहाँ पर उनके भी काशी आने पर, उस समय ये मुख्य काशी देखो शिक्षा का भी केंद्र था और उस समय क्रांतिकारी जो महत्वपूर्ण क्रांतिकारी थे वो इस क्षेत्र में काफ़ी सक्रिय थे। और यहाँ पर
राजगुरु ने शारीरिक शिक्षक के रूप में भी कार्य किया। यानी बहुत ही अच्छे ये शिक्षक भी थे और यहाँ के लोगों के बीच में भी ये काफ़ी प्रसिद्ध थे। यहाँ के इनके साथी भी महत्वपूर्ण तरीके से इनका सम्मान किया करते थे। सांडर्स हत्याकांड में भगत सिंह के वो क्या थे, साथ से सांडर्स को पहली गोली भी किसने मारी थी, राजगुरु ने ही मारी थी। भगत सिंह सुखदेव के क्या थे, बचपन के साथी थे, यानी ये के अपनी भाषा कह सकते हैं लंगोटिया यार थे, यानी उनके शुरुआत से ही उनके मित्र थे। तो भगत सिंह को क्रांतिकारी मार्ग पर लाने का श्रेय भी किसको है, सुखदेव को ही। और भगत सिंह अपने दल के नेता और सुखदेव उस दल की क्या थे, संगठन करता थे। और आखिर इन सबको अपनी दोस्ती और इन यारी को भी इन तीनों ने ही साथ निभाया था। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जब इनकी फांसी की सज़ा हुई थी, जो ऊपर भी डेट पड़ चुके हैं, 23 मार्च 1931 को लाहौर जेल में जब इन पर फांसी दी गई, तो ये मिलकर के अपनी मस्ती से गा रहे थे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। अब हम नेक्स्ट देखेंगे जो सूर्यसेन के बारे में देखेंगे। तो भारत के विभिन्न भागों में क्रांतिकारी घटनाएं होती रही, वैसे ही बंगाल, सूर्यसेन कहाँ से थे, बंगाल से संबंधित थे। बंगाल में सूर्यसेन के नेतृत्व में पूर्वी बंगाल के चट गांव के शस्त्रागार पर अप्रैल 1930 के अंदर 18 अप्रैल 1930 में क्रांतिकारियों ने क्या कर दिया, हमला। अब देखो यहाँ क्या था, जो चटगांव आर्मी जो रेड है, इसको इसको चटगांव आर्मरी रेड के नाम से जाना जाता है। ये भारत की एक जो आतंकवाद के इतिहास में बहुत ही बड़ी बेमिसाल है। इसके अंदर क्या हुआ था, मुख्य रूप से युवक और युवतियों दोनों ने मिलकर के क्रांतिकारी आंदोलन और संगठन में शामिल होने के लिए उत्साहित किया था। इससे युवक और युवतियाँ दोनों इस आंदोलन में शामिल थे। और कलकत्ता की जो युगांतर पार्टी के नेता, उन्होंने इस पूरी आतंकवाद की, या कह सकते हैं इसको लूट की योजना बनाई थी। और क्या किया था, इस बमगढ़ यहाँ पर इन्होंने क्या किया था, आक्रमण कर दिया था और यहाँ के शस्त्रागार पर भी कब्जा कर लिया। बाद में अंग्रेजों ने क्या मिली, इस क्षेत्र में सेना भेजी और उस सेना के कारण भी काफ़ी सारे क्रांतिकारी इस क्षेत्र में क्या हुए थे, शहीद भी हुए थे और उसमें सूर्यसेन भी पकड़े गए। सूर्यसेन को यहाँ क्रांतिकारियों के अंदर मास्टर दा के नाम से भी जाने जाते। तो इस संघर्ष के बाद में 1934 ईस्वी में सूर्यसेन को क्या दे दी गई, फांसी की सज़ा दे दी गई थी। इसके अलावा जो बाद में यहाँ पर संघर्ष हुआ था, इस संघर्ष के अंदर भी प्रीतिलता वार्डर है, वो भी मारी गई थी। और बाद में कल्पना दत्त थी इनके सामने, उनको भी गिरफ्तार करके आजीवन कारावास की सज़ा दे दी गई थी। तो इस तरीके से क्रांतिकारियों ने अपने कार्यों के माध्यम से भारत माता की जो जंजीरों की बेड़ियाँ उनको काटने का कार्य किया था। और इन सब की घटनाओं के कारण ही अंग्रेज़ों को आखिर धीरे धीरे ये एहसास हो गया कि वो भारत पर शासन नहीं कर पाएंगे और भारत की आज़ादी में इन छुपे हुए, या कह सकते हैं कुछ जो लाइमलाइट है और कुछ जो इसके बैकग्राउंड के अंदर भी कई सारे क्रांतिकारी थे, उनका भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा था। और महिला शक्ति के अंदर भी कुछ नामों को मैंने आपको बताना चाहूँगा, जो इस चटगांव आर्मंडी जो रेड है, इस रेड के अंदर शामिल थी, जिसमें प्रीतिलता वाडेकर थी, कल्पना दत्त थी, शांति घोष थी, सुनीति चौधरी, बीना नाथ, ये सारी की सारी जो उस समय की युवा लड़कियां थी, जिन्होंने इस संघर्ष के अंदर अपने युवा साथियों का बढ़ चढ़ करके भाग लिया था। तो ये आप चित्र देख सकते हैं, ये इन दोनों के, ये राजगुरु और सुखदेव। तो आज के चैप्टर में इतना ही, और नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम आज़ाद हिंद फौज के बारे में देखेंगे। कैसा लगा ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।